जिंदगी में कभी भी आपको किसी के खिलाफ केस फाइल करना है तो आप कहाँ करोगे? अगर आपको ये चीज नहीं पता कि आपको कौन सी कोर्ट में जाना है, बहुत सारी कोर्ट होती है। क्रिमिनल कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट होती है, कंज्यूमर होती है। लेकिन आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, जब आपको यही नहीं पता तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि आपके पास एडवोकेट होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको भी पर्सनली ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और उसी चीज का आंसर प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 to 21A CPC में दिया गया है। और आज हम यही समझेंगे कि आपको एग्जैक्टली कहां जाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 की। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब कौन सी कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। सबसे पहले पॉइंट आता है कि सबसे लोवेस्ट कोर्ट में केस फाइल करना है। लोवेस्ट कोर्ट मतलब क्या होता है? जो सबसे फर्स्ट आती है। आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं, ऐसे आपको नहीं समझेगा। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज अ क्रिमिनल केस देन फर्स्ट इट विल गो टू MM कोर्ट, जिसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता है बोरीवली में MM कोर्ट है, अंधेरी में MM कोर्ट है, और बहुत सारी जगह पे MM कोर्ट होती है। बांद्रा में भी है। आफ्टर दैट इट्स अपील विल गो टू सेशन कोर्ट। अगर आपने MM कोर्ट में केस फाइल कर दिया, अब उस जज ने ऐसा जजमेंट दिया जो आपको नहीं पसंद आया, या आपको कुछ थोड़ा चेंज उसको करना है, तो आप जो है वो MM कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में जाओगे, जिसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट का भी आपको समझो मजा नहीं आया जजमेंट में, तो आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो पहले MM कोर्ट आएगा, सेशन कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, फिर उसके बाद ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है, सबसे पहले आपको MM कोर्ट में जाना है। ऐसा सेक्शन बोलता है कि आपको लोवेस्ट कोर्ट में सबसे पहले जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब केस लोवेस्ट कोर्ट से चालू होते हैं। यहां पे देखो, मैंने क्लियरली लिखा है कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जाते हैं। उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोई काम नहीं होता। अगर आपने कोई बड़ा क्राइम किया जो सेशन कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन आता है, तो आपको MM कोर्ट में नहीं केस फाइल करना है। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा गलत किया है जो सेशन कोर्ट ही उस केस को चला सकता है, तो आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको MM कोर्ट बोलते हैं, उसमें नहीं जाना है, सीधा आपको सेशन कोर्ट में जाना है। उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा आगे पीछे इसमें हो सकता है। इफ इन सिविल केसेस यूजुअली इट गोज टू लोअर सिविल कोर्ट। आफ्टर दैट इफ एनी पार्टीज ऑफ द केस वांट टू फाइल अपील देन दे कैन गो टू द हायर कोर्ट, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी ऐसे भी कुछ केस है तो सीधे हाई कोर्ट में फाइल होते हैं, उसमें लोअर कोर्ट का कोई महत्व नहीं होता, जैसे मैंने क्रिमिनल में बताया, जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, प्लीज नोट। तो ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें डायरेक्ट केस जो है वो सीधा हाई कोर्ट में फाइल होते हैं, या तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गए। सिविल केस के जो सिविल नेचर के जो केस है, जैसे रिट पिटिशन हो गया, है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरारी, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, ऐसे जो केस है वो सीधा हाई कोर्ट में फाइल होते हैं। अभी तीसरा आता है कंज्यूमर। अभी ऐसे जो केस है, अभी जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल में डिफेक्ट निकली। आजकल तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं जिसमें बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है, तो आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। आपको फिर सिविल कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि आपने मोबाइल खरीदा तो आप कंपनी के कस्टमर हो ना। आपने XYZ का मोबाइल खरीदा तो आप जो है वो कस्टमर है, तो कस्टमर कहां जाएगा? कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, कस्टमर हो आप, तो आपको जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। कंज्यूमर कोर्ट में सबसे पहले लोअर कोर्ट आती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट कमीशन आता है, उसके ऊपर नेशनल कमीशन आता है। अभी आप बोलोगे कि सबसे पहले कौन सी कोर्ट में जाए? देखिए, ये डिपेंड होता है कि आपको उस मोबाइल कंपनी से कितना पैसा लेना है, कंपनसेशन। अभी आपका मोबाइल जो है वो समझो लिया, उसके 10 दिन में खराब हो गया और कंपनी वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे। एक एग्जांपल देता हूं, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका जो क्लेम अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी यहां पे देखिए, मैंने लिखा हूं, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइल अ कंज्यूमर केस टू रिकवर, ये जो 11 के बाद जितने भी जीरो है वो डिपेंड होता है कि आपने कितने जीरो लगाए हैं, कितना बड़ा अमाउंट है, कितने करोड़ में है, कितने लाख में है, कितने अबज में है, तो उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है। अभी ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है,
एज ऑफ नाउ इन 2023 द मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वो 0 से 1 लाख। अभी अभी आपने जो मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल की जो तकलीफ हुई आपको, मोबाइल कंपनी से आपको समझो 1 करोड़ लेना है या तो उससे कम में लेना है, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। लेकिन आपको 1 करोड़ से ज्यादा का कंपनसेशन चाहिए तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाओगे, सीधा स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाओगे। अगर समझो जो स्टेट कंज्यूमर है उसका जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का है। अगर आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कंपनसेशन चाहिए तो आप स्टेट में जाओगे, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, 10 करोड़ के ऊपर अनलिमिटेड, जितना भी स्पेस है उतना ले लो आप, जितने भी अमाउंट आप सोच सकते हैं, तो आपको सीधा नेशनल कमीशन में जाना है। ठीक है, ये नंबर जो है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिए है, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, आप एज इट इज इसको मत समझना। ठीक है, लेबर रिलेटेड केस विल गो टू लेबर कोर्ट। इफ लेबर केस इन लेबर केस पीपल डोंट गो फॉर रेगुलर सिविल कोर्ट। मतलब यहां पे क्या होता है, अगर लेबर का केस है, समझो अभी आपने कोई, अगर आप किसी जगह पे, आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं कि लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है उसका जवाबदारी बनता है कि जो कारीगर है उसको हेलमेट दे पहनने को, सेफ्टी दे, केबल से लटका के रखे, अगर खड्डे में गिर गया तो आदमी लटकता रहेगा, डायरेक्ट खाई में नहीं गिरेगा। तो अगर ऐसी सर्विस एम्प्लॉयर नहीं दी तो आदमी जो वो केस फाइल कर सकता है इसमें, तो उसमें आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। फिर वो और भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे सैलरी नहीं मिला वगैरह वगैरह, वो डिपेंड होता है कि आपको क्या करना है। फैमिली कोर्ट केसेस विल गो टू फैमिली कोर्ट, है ना। फिर उसके ऊपर बाद में अपील करना है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन आपको फैमिली का मैटर है तो फैमिली कोर्ट में जाना है, फिर आप रेगुलर सिविल कोर्ट नहीं देख सकते। ठीक है, इन सिटी सच एज मुंबई वी हैव सिटी सिविल कोर्ट एज द लोवेस्ट कोर्ट। अगर आप शहर में रहते हो, शहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटी, तो शहर है तो उसमें सिटी सिविल कोर्ट होता है। शहर को सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे सिटी सिविल कोर्ट होता है। लेकिन अगर आप विलेज में रहते हो तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वही आपका सबसे लोवेस्ट कोर्ट होता है। अगर आपके पास साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि जज साहब मेरे साथ ये हुआ। फिर उधर आप गांव में रह के आप सिटी सिविल में ढूंढना, क्योंकि आप सिटी में रहते ही नहीं हो, तो सिटी सिविल कोर्ट कहां से होगा। समझ में आ रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको सिटी सिविल कोर्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो सिविल कोर्ट की तरह ही काम करता है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में सारे मैटर्स जाते हैं, बेल के मैटर जा सकते हैं, फैमिली मैटर जा सकते हैं, चेक बाउंस का केस जा सकता है, और भी जो पुलिस रिमांड और वो सब कस्टडी, वो सब छोटे मोटे मारपीट के मैटर, फिर रेलवे के मैटर, वो सारे भी जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं ये सेक्शन का महत्व क्या है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले लोवेस्ट कोर्ट में केस फाइल करना है। इसका महत्व क्या है, महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों। आपको ऐसे समझेगा नहीं, मैं आपको समझाता हूं। अभी समझो मैं हाई कोर्ट का जज हूं, एक एग्जांपल देता हूं, तो मेरे पास वही मैटर आएंगे जिसको मैं हैंडल कर सकता हूं, जिसको हैंडल करने का मेरा हक है, जो कानून बोलता है। अगर मैं सारे मैटर्स में अकेला चलाने लगा हाई कोर्ट में, तो मैं एक ही मैटर में फोकस ही नहीं कर पाऊंगा और कितना ओवरबर्डन हो जाऊंगा मैं। तो कानून ने क्या किया है कि बाकी जो बड़े बड़े मैटर्स है वो हाई कोर्ट में आएंगे, और बाकी जो भी ट्रायल केसेस के मैटर है छोटे छोटे, वो लोअर कोर्ट में बढ़ जाएंगे। अगर लोअर कोर्ट में भी इस पार्टीज को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जजमेंट का, तो वो मेरे पास आएंगे। अगर मेरे से भी नहीं मिला तो मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूं, मेरे ऑर्डर में कुछ अगर उनको प्रॉब्लम आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो यही महत्व है कि जो बड़ी बड़ी कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग ओवरबर्डन नहीं होते, क्योंकि बाकी जो छोटे मोटे केस है वो लोअर कोर्ट संभाल लेती है। अगर पार्टी को नहीं आया तो उसमें से एक आध केस जो होता है वो समझो हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उससे ओवरबर्डन जो है, वो जो जज है वो शांति से अपना जो बड़े बड़े काम है वो कर सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, सेक्शन 16 सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अभी आपको वहां पे केस फाइल करना है जहां पे सब्जेक्ट मैटर है। अभी आपको मैं एक पढ़ के बताता हूं, ये मैंने खुद लाइंस बनाई है, डायरेक्ट से नहीं उठाया।
if you want to file case to recover or partition or any other right, interest, compensation, wrong act done relating to immovable property, then you can file case in that court which is near to that property. अभी समझो कोई immovable property है, अभी आप XYZ जगह पे रहते हो, वहां पे आपका घर है, उस घर में कोई डैमेज हो गया तो आप उस घर के नजदीक में जो कोर्ट है वहां पे आपको केस फाइल करना है। फिर आप रहते हो इंडिया में, समझो मुंबई में, आप जाओगे दिल्ली केस फाइल करने, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर कोर्ट का एक दायरा होता है, उस दायरे में रह के ही कोर्ट काम करती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके नजदीक में कौन सी कोर्ट है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैटर XYZ जगह पे है, तो आपको XYZ जगह के नजदीक में जो कोर्ट आती है वहां पे आपका पहला केस जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपको कहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर समझो आपका कोई कंज्यूमर का मैटर है, अभी जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, अभी आपके घर के नजदीक में समझो कोई सिटी सिविल कोर्ट है, तो आपको वहां नहीं जाना है। एग्जांपल दे रहा हूं, समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे वो नहीं जाएगा, आपको कहां जाना है? कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, अभी अभी यहां पे आपका घर है, ये आपका घर है, ये जो मेरा फिंगर है, यहाँ पे आपका जो है वो फैमिली कोर्ट है, और आपके घर से नजदीक, सबसे नजदीक जो है वो सिटी सिविल कोर्ट है, या तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, तो आपको MM कोर्ट में डाइवोर्स फाइल नहीं करना, आपको सीधा फैमिली कोर्ट में जाना है, भले वो आपके घर से दूर है, क्योंकि आपका ज्यूरिडिक्शन ही वहां पे है, तो आपको वहां ही जाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि घर के कौन नजदीक है, वरना आप क्रिमिनल कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दोगे, जो सिविल नेचर का होता है यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन मुंबई, then in such case you have to file case in Mumbai court only, because it becomes easy for court to pass an order on that property, and it becomes easy for you to take care of that property because you can visit that property easily. अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो XYZ जगह पे है, आप उधर ही रहते हो, तो आपके लिए इजी होगा कि उधर जाके आप प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। ठीक है, और जज के लिए भी इजी पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में समझो आपने वो सामने वाले के खिलाफ केस फाइल किया, प्रॉपर्टी आप जीत भी गए, लेकिन वो पोजेशन आपको नहीं दे रहा, तो आप वहां पे उसको एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, पुलिस जाती है वगैरह वगैरह, जो भी उसका प्रोसीजर है वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो ये एक इजी पड़ता है कि आपको उसी दायरे में जो कोर्ट आती है उसमें ही केस फाइल करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट within the jurisdiction of different court. If the property is situated in ABC place, then you can file a case in ABC place court for that property. अभी मैं ऊपर के एक सेक्शन में भी यही बताया, यहाँ पे भी जो कानून है वो यही समझाना चाहता है कि आपका प्रॉपर्टी समझो ABC जगह पे है, तो आपको उसी जगह की जो नजदीकी कोर्ट है वहां पे जाना है, और उधर आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड होता है, अगर प्रॉपर्टी का केस है तो आपको नजदीकी कोर्ट में जाना है। अगर आपका समझो आपका डाइवोर्स का मैटर है, लेकिन आपके घर के नजदीक, सबसे नजदीक जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जिसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, तो आपको उधर नहीं जाना, आपको फैमिली कोर्ट, भले थोड़ा दूर है लेकिन आपको उधर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि आपको ज्यूरिडिक्शन कौन सा लगेगा वो आपको पता ही नहीं है, और ये हर किसी के साथ होता है। उसके लिए ही ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चले। देयर इज अ सिचुएशन वेयर अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन अ प्लेस नेम्ड ABC। एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रॉपर्टी है वो ABC जगह पे मौजूद है, ABC जो एरिया का नाम है ABC, एक एग्जांपल देता हूं। नाउ इन दैट प्लेस देयर आर 2 कोर्ट्स। अब वो ABC जो जगह है जिधर आपका प्रॉपर्टी है, उस ABC एरिया में 2 कोर्ट है। Then in such case a person can file case in any of the court। ठीक है, आपके पास 2 कोर्ट है उसी एरिया में, ABC जगह पे आपका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के आजू बाजू में सेम ज्यूरिडिक्शन में 2 कोर्ट है। हो सकता है ऐसा, बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो आप कोई भी एक कोर्ट में जा सकते हो, उस कोर्ट में जाना है और आपको जज को बताना है कि मुझे ये कोर्ट जो वो मेरे घर से नजदीक है और सूटेबल है, इजीली अप्रोच कर सकते हैं हम आपको, तो हमको यहाँ पे केस चलाना है। तो जज भी हाँ बोल देते, ठीक है।
सेक्शन 19 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर wrongs to person or immovables. Mr. A done damage to Mr. B, full stop. Mr. B resides in ABC place but doing business in PQR place. Then in such case Mr. A can file case in ABC place court also or PQR place also. अभी समझो मैं हूं, आपने मेरे साथ कोई गलत कर दिया, ठीक है। अब आप जो है वो समझो फलाना प्लेस में रहते हो। अब रहते आप फलाना प्लेस में हो, लेकिन आप काम करते हो PQR जगह पे, तो मैं फलाना में केस कर सकता हूं या तो PQR में जा सकता हूं। ये सेक्शन बोलता है। सेक्शन 20 अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अभी जैसे चेक बाउंस का केस है, अभी आप रहते मुंबई में हो, ठीक है। अब उस जगह पे जहां पे आपका बैंक है, अभी मुंबई में समझो बोरीवली में आपका बैंक है, और बोरीवली में सामने वाले बंदे ने आपको चेक दिया, आपने अपने चेक को बोरीवली की किसी बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट किया और उसी बैंक पे बाउंस होएगा चेक, सीधी बात है। तो उस जो बोरीवली है उस दायरे में जो कोर्ट आती है वहां पे आपको केस फाइल करना है। उसको बोलते हैं जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ? बोरीवली। अब कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? चेक बाउंस हुआ, कहां हुआ? बोरीवली में। उस जगह को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। कहां हुआ? बोरीवली में। अभी समझो और एक एग्जांपल देता हूं। आप बोरीवली के रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको बहुत मारा, इतना मारा कि आप बेहोश हो गए, आपको केस फाइल करना है, तो वहां की पुलिस आपको मदद करेगी, ठीक है, पूछेगी क्या है, FIR वगैरह ये वो। अब कहां जाएगा? बोरीवली कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि बोरीवली में ही आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ। तो जब भी आप केस फाइल करते हो तो उसमें एक पैराग्राफ लिखते हैं कि जज साहब, मेरा जो ये हाल किया सामने वाले ने, मुझे जो मारा है सर पे और हाथ पांव पे, वो बोरीवली की जगह पे ये रोड पे हुआ है, तो आपके पास मेरा ज्यूरिडिक्शन आएगा केस चलाने के लिए। तो यही सेक्शन 20 जो है बोलता है कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पे भी आप केस फाइल कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। प्लेंटिफ कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट वेयर डिफेंडेंट रिसाइड, वर्क और प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और एक आपके पास ऑप्शन आ गया कि डिफेंडेंट जहां पे रहता है, जहां वो बिजनेस करता है और जहां पे वो या तो वर्क करता है किसी के अंडर, वहां पे भी आप फाइल कर सकते हैं। या तो कॉज, अभी जैसे 138 का बहुत फेमस एग्जांपल है, हर कोई किसी के लाइफ में कभी ना कभी चेक बाउंस होता ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जहां पे आपका ये हुआ, जिस जगह पे आप, जिस बैंक में आपका चेक बाउंस हुआ, उस जगह पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिडिक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1, once the case goes to appellate court or revision court, then no one can raise an objection relating to territorial jurisdiction because the lower court has invested the energy, time, hard work. If that matter, if at that time you have not taken any objection relating to the jurisdiction, then why are you taking that at the time of appeal? अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट है, आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैंने एक केस फाइल कर दिया। अब एक फलानी जगह पे केस चल रहा है, ठीक है। अब आपको लगा कि मैंने जो केस फाइल किया है उस कोर्ट में, कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, फिर भी आप शांति से बैठे हो, जजमेंट आ गया, अब आप जा रहे हो अपील में या तो रिवीजन में। मतलब अभी समझो सिविल कोर्ट में केस फाइल किया, फिर आप जा रहे हो हाई कोर्ट में, एक एग्जांपल देता हूं, अपील फाइल किया आपने, तो उधर आप ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि लोअर कोर्ट जो सिटी सिविल, समझो सिविल कोर्ट जो है लोअर कोर्ट, उसने जो केस का जजमेंट पास किया है, उस कोर्ट के पास जजमेंट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? कोर्ट के पास हक ही नहीं है कि उस केस को चलाए। तो अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो जज क्या बोलेगा पता है? तो अब तक आपने क्यों कुछ नहीं किया? जब केस चल रहा था लोअर कोर्ट में तब आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो वो आपका गलती है कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
और सीधा हाई कोर्ट में चले आए। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अनलेस, ये देखो ये जो बोल्ड किया ना वो अनलेस ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस और टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके खिलाफ ऐसी कोर्ट में केस फाइल किया है जिसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है उस जजमेंट उस केस को चलाने का और जजमेंट पास करने का, और पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, ऑर्डर भी आ गया, सर्टिफाई कॉपी भी आ गया ऑर्डर का, तब तक आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप हायर कोर्ट में नहीं जाओगे कि जज साहब मैं आपका दरवाजा खटखटाता हूं हाई कोर्ट का और मेरे को इस केस को अपील फाइल कर रही है क्योंकि जुरिडिक्शन नहीं था लोअर कोर्ट में। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको लोअर कोर्ट में ही आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप लोअर कोर्ट में ही बोले। एग्जाम्पल देता हूं, मिस्टर ए स्टेज इन एबीसी एरिया एंड ही फाइल्स केस अगेंस्ट मिस्टर बी इन HJK एरिया। मिस्टर ए won the case and now Mr. B cannot do anything about the territorial jurisdiction because, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पहले क्यों कुछ नहीं बोले, अभी क्यों बोल रहे हो? तो आपके ऊपर एक ऐसे एक शक पैदा होता है जज को कि ये आपका टैक्टिक है, ये आपकी चाल है कि आप प्लेंटिफ को परेशान करें, उसको उसका हक ना दे। ठीक है, आपने पहले समझो 10 साल केस चलने दिया लोअर कोर्ट में और आपको पता था जुरिडिक्शन नहीं है और आपने उसके ऊपर आवाज भी नहीं उठाई। 10 साल के बाद मैं जीत गया प्लेंटिफ और फिर आप अपील कर रहे हो हाई कोर्ट में कि जज साहब इस पर जुरिडिक्शन ही नहीं था, तो मेरा तो 10 साल वेस्ट गया ना, आपने पहले क्यों कुछ नहीं बोला? तो सीधा आपके ऊपर इल्जाम आएगा कि आपने पहले कुछ नहीं किया। अगर आपने किया है तो आप बताइए कि जज साहब ने रिजेक्ट किया है हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो, और फिर हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। Section 21 subsection 2, once the case goes to appellate court or revision court, then no one can raise objection related to monetary jurisdiction। ये जो पहला वाला सेक्शन है और ये दूसरा वाला जो सेक्शन है, इसमें ये जो अंडरलाइन किया है टेरिटोरियल, मैं जगह के जुरिडिक्शन की बात कर रहा था, लेकिन ये जो सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 है ना, वो मॉनेटरी जुरिडिक्शन की बात कर रहा है। अभी जैसे मैंने कंज्यूमर का एग्जांपल दिया, अगर आपसे 0 से 1 करोड़ का क्लेम करना है मोबाइल कंपनी से तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। लेकिन अगर आप समझो आपको 2 करोड़ का क्लेम करना है, जो 2 करोड़ का जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है ही नहीं। अगर आपको 2 करोड़ कंपनी से उठाने हैं तो आपको स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी जुरिडिक्शन। मनी मतलब पैसा, आपको मोबाइल कंपनी से 2 करोड़ का पैसा कंपनसेशन चाहिए तो वो यहाँ पे मॉनेटरी जुरिडिक्शन में आएगा। अब ये जो सेक्शन है वो जो ऊपर वाला सेक्शन देखा ना, वो दोनों सेम है। उसमें मॉनेटरी जुरिडिक्शन नहीं था, उसमें टेरिटोरियल था। मतलब आप एरिया के जो दायरे में जो कोर्ट आती है उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बोलते हैं। मतलब आप जिस टेरिटरी में रहते हो उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी जुरिडिक्शन सेम है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वंस द केस गोज टू अपील और रिवीजन देन नो वन कैन रेज ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू मॉनेटरी जुरिडिक्शन। क्यों? क्योंकि अपील, आपने जजमेंट आ गया लोअर कोर्ट में, उसके बाद आप अचानक उठ गए, अरे या तो गलत हो गया 10 साल बाद, आपने को तो सीधा हाई कोर्ट में जाना है इसको चैलेंज करने। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट के पास मॉनेटरी जुरिडिक्शन ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको पहले ही आवाज उठानी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए फाइल्स केस अगेंस्ट मिस्टर बी टू रिकवर समझो 5 लाख, बट दैट कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू हैंडल केस बिलो 4 लाख। ये मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको 5 लाख चाहिए तो उस कोर्ट में जाना पड़ेगा जिसके पास ताकत है उस केस को चलाने की। अगर आप लोअर कोर्ट में डायरेक्ट जाओगे जिसके पास सिर्फ 4 लाख का ही पावर है तो आप उधर केस पहली बात तो चलेगा भी नहीं। ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, कभी कभी बहुत टेक्निकल चीजें आ जाती है तो वो केस चलता ही नहीं है। अगर ऐसा सिंपल केस होता है तो जज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट जज के पास मैटर पहुंचेगा ही नहीं है, डिपार्टमेंट में ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि उन लोग को पता होता है कि जज के पास कौन से मैटर जाते हैं, वो लोग भी पढ़े लिखे होशियार लोग होते हैं। नाउ हियर मिस्टर बी डिड नॉट चैलेंज द मॉनेटरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर भी पास हो गया, मिस्टर ए वॉन द केस। नाउ मिस्टर बी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द जुरिडिक्शन टू चैलेंज इन अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही बोले
बाद में आप सो के उठ गए तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कोर्ट बोलती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3, दिस सेक्शन अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑल्सो। इसको भी आप एक बार देख लो, इस सेक्शन को बार बार रिपीट करूंगा तो आपको मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। मिस्टर ए वॉन द केस अगेंस्ट मिस्टर बी। अब ये मैं मीनिंग का एग्जीक्यूशन का मीनिंग बताता हूं। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट है, मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया, तो उसमें क्या होता है, मैं केस जीत गया। अब आप वो जो जज का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो मेरे पास और एक रेमेडी है, मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। उसमें क्या होगा, अभी कोर्ट ने बोला कि आपको मुझे 10 लाख रुपया देना है, लेकिन आप दे नहीं रहे, आप बहाने बना रहे, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। तो मेरे को लगा कि आप बहाने बना रहे हो, मैंने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया। अब एग्जीक्यूशन में क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर देगी कोर्ट और बेच डालेगी। वो बेच के जो 10 लाख है वो मेरे को दे देगी, मेरा काम हो गया। तो टेक्निकली एग्जीक्यूशन मतलब एक फोर्स मिलता है ऑर्डर को, जो आपको फॉलो करना ही है अगर आपके खिलाफ पास हुआ है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस ऑर्डर से तो आप अपील करो, लेकिन आप चुप मत बैठो। अब जज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उस कोर्ट, उस जो ऑर्डर है उसको फॉलो आपको करना है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। अब ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 21A, बार ऑन द सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। No case can be filed by taking objection of the place that is territorial or pecuniary jurisdiction. एक एग्जांपल देता हूं, and challenging the validity of the order passed by the court between the same party in the earlier suit case. अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे टेरिटोरियल हो गया, अभी ये मॉनिटरी जुडिशन का सेक्शन है, अभी उसके ऊपर जो ये आप देख रहे हो ये टेरिटोरियल का है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको पहले ही आवाज उठानी पड़ेगी, आप लास्ट में नहीं जागोगे कि अरे मैं तो गलत हो गया, है ना। तो आप अटक सकते हो दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कि आप अटके फ्यूचर में। जब भी कुछ चीज का गलत आपके साथ होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कोर्ट में जाना है, क्या करना है, आपको क्या करना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कोर्ट में जाना है। कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, फैमिली कोर्ट में जाना है, लेबर कोर्ट में जाना है, सिटी सिविल में जाना है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। और भी बहुत सारी कोर्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज में। शुक्रिया।